बस चल कर ध्यान दे। तो आज तक हमने फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ कंप्लीट कर लिया है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थर्ड लॉ। एक्चुअली थर्ड लॉ फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, पर वो उसके ऊपर जो सम्स हैं टेंशन और एक्सेलरेशन वाले वो अभी देखने हैं। तो उसका स्टेटमेंट क्या है, कोई बताएगा? वे नीचे आप बुक निकाल चल। एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ? इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो देखो स्टेटमेंट सबको पता है, बट व्हाट इज द एक्चुअल यूज ऑफ दिस स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट कब लगता है, इसका चेक क्या करना होता है? देयर आर 4 चेक्स। वो चेक करने के बाद हम बोल सकते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ लगा है कि नहीं। सो वो कौन से हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक स्प्रिंग है, ये उसकी नेचुरल कंडीशन में, नेचुरल लेंथ में, मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, उसको बोलते हैं नेचुरल लेंथ। अब क्या करना है? इफ वी ट्राई टू कंप्रेस इट लाइक दिस, इसको अगर छोटा कर दिया जाए तो स्प्रिंग अपने आप कौन से फोर्स लगाएगी? इफ वी कंप्रेस द स्प्रिंग, देन स्प्रिंग विल क्रिएट वन फोर्स विच इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। कंप्रेस अगर ऐसे किया तो बाय डिफॉल्ट उतना ही फोर्स कहाँ लगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा। सिंपल है। फिर एक दूसरा चेक हम ये कर सकते हैं, एक अनदर एग्जांपल। इफ यू कंसिडर सन एंड अर्थ, तो सन की वजह से एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अर्थ के ऊपर, और अर्थ की वजह से एक और ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा सन के ऊपर। सो देयर इज वन चेक जो हमको लिखना पड़ेगा। एक चेक कौन सा है? कि देयर मस्ट बी 2 डिफरेंट बॉडीज। मतलब जो भी हमें केस दिया गया है उस पर्टिकुलर केस में कौन सी जो बॉडीज है वो 2 डिफरेंट बॉडीज होनी चाहिए। फिर और क्या चेक करना है? ओके, चार्ज सबको पता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। 10th क्लास में पढ़े कौन कौन से चार्ज होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इफ देयर आर 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, then there will be which kind of force between them? अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो फर्स्ट चेक देखो कि देयर आर 2 डिफरेंट बॉडीज। ओए, ये 2 डिफरेंट बॉडीज हैं, तो एक चेक तो हो गया। अब दूसरा चेक क्या करना होता है कि उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। और मैग्नीट्यूड चेक करने से पहले क्या चेक करना है? तो कि भाई नेचर ऑफ द फोर्स, मतलब the positive charge is applying some force on the negative charge which is a type of attraction force। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, पर यह नाम आपको पता होना चाहिए कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 चार्जेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो प्लस ने इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक लगाया और माइनस ने इसके ऊपर ग्रेविटेशनल लगाया, देन it cannot be an example of Newton's third law, which means there must be 2 different bodies। तो भाई 2 अलग अलग बॉडी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेचर ऑफ द फोर्स शुड बी सेम होना चाहिए। सेम मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये ग्रेविटेशनल, और वो स्प्रिंग फोर्स, मतलब 3 अलग अलग नेचर के फोर्स हो गए। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? नेचर, बॉडी, और उसके बाद डायरेक्शन शुड बी ऑपोजिट, एंड मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम। मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होना चाहिए। सो देर आर 4 रियलिटी चेक्स दैट वी हैव टू डन बिफोर स्टेटिंग that is
मतलब ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं वो न्यूटन्स थर्ड लॉ के हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, तो कि भाई स्टेटमेंट में तो इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर इसको अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो देर आर 4 पॉसिबल चीज़ें जो अपने को चेक करनी है। अगर ये चारों चीज़ें में टिक मार्क होता है, इसके बारे में एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, सन एंड अर्थ का एग्जाम्पल, दे बोथ आर 2 डिफरेंट बॉडीज, तो क्या भाई है। नेचर ऑफ द फोर्स, दोनों का फोर्स सेम है, ग्रेविटेशनल वाला फोर्स है। डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू ईच अदर, मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब ये चारों एस्पेक्ट्स अगर क्लियर हो रहे हैं, देन ये बन जाएगा आपका एक्शन रिएक्शन पेयर। मतलब जब तक एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड है, उसी का मतलब होता है एक्शन रिएक्शन पेयर। मतलब इसने इसको प्यार किया, इसने उसको उतना ही किया, दैट इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन पेयर। मतलब इसने जितना सामने दिया उतना उसको सामने मिलेगा, दैट इज गारंटी। इन रियल लाइफ ऐसा गारंटी नहीं है, बट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वे Sir, I can feel it. एग्जाम्पल પછી આપીશ। अब एक एग्जाम्पल देखो, इधर ध्यान दो। द फोर्थ एग्जाम्पल विच आई एम गिविंग यू, अ ब्लॉक ऑफ मास m residing on a surface, does it be the example of Newton's third law? अगर कोई ब्लॉक ऐसे रखा गया है तो इसके ऊपर कौन से फोर्स लगेंगे? एक नॉर्मल फोर्स लगेगा और एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। बस समझ में आ रहा है? कौन सा फोर्स लगा और दूसरा कौन सा लगा? नाउ चेक द 4 ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। क्या ये न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है? कौन कहता है? 1 2 3 4, बाकी सब नहीं वाले कौन है? नो कमेंट्स, ये नो कमेंट। तानिश के एकलो अच्छो जी यार। चल अब इधर ध्यान दो, फर्स्ट रियलिटी चेक देखा हमने, देयर मस्ट बी 2 डिफरेंट बॉडीज। ये तो एक ही बॉडी है, एक ही बॉडी पे लगने वाले 2 फोर्स है। वो ग्राउंड वाला अभी अपन क्लियर करते हैं, इसको थोड़ा जूम आउट करके देखना पड़ेगा, तब जाके ये चारों चीजें लगेंगी एंड देन इट विल बिकम द एग्जाम्पल ऑफ। फिर नेचर ऑफ फोर्स देखो, तो एन वाला फोर्स जो है वो क्या कॉन्टैक्ट फोर्स है, और mg वाला फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो टाइप्स ऑफ फोर्स भी अलग अलग है, डायरेक्शन तो अपोजिट है। चलो ये हो गया। मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं वो भी हमको पता है, सेम है, n = mg, बट 2 ऑफ द एस्पेक्ट्स आर नॉट सेम, देन इट कैन नॉट बिकम एक्शन रिएक्शन पेयर। ये एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे बनेगा वो समझते हैं। अब देखो इसी एग्जाम्पल को और जूम आउट करो और धरती माता को ऐसे देखो, और धरती माता के ऊपर हमने क्या बनाया है? एक ब्लॉक ऑफ मास m। अब एक बात समझो कि अगर ये ब्लॉक धरती के साथ कांटेक्ट सरफेस पे है तब भी उस पे mg लगेगा, और अगर वो किसी हाइट पे है तो भी उस पे mg ही लगेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सरफेस था कि नहीं था उसकी कोई टेंशन नहीं थी। समझ में आ रहा है? सो अब इसको जूम करके हमने देखा, तब समझ में आया कि अर्थ ने इसके ऊपर एक नॉर्मल लगाया, उसने अर्थ के ऊपर एक नॉर्मल लगाया। इसमें किसी को कोई शक? देयर मस्ट बी 2 नॉर्मल्स। एक को बोलेंगे, सपोज इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और अब क्या होगा? देयर मस्ट बी अ ग्रेविटेशनल फोर्स। धरती माता उसको बुलाएगी, चलो। और इसकी ये भी हमको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1 m2/r², तो ये भी अर्थ को बुलाने का ट्राई करेगा ऐसे। समझ में आ रहा है?
सो अब इसमें एक्शन रिएक्शन पेयर कौन बने? तो ये जो ब्लू कलर में जो बनाया गया है, दे आर कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ईच अदर्स, और दो अलग अलग बॉडी हो गई, और बाकी के दो तो टिक मार्क पहले से थे ही। अब जाके ये जो पेयर बनी वो एक्शन रिएक्शन पेयर। फिर पहले वाली की देखो तो NAB इक्वल टू माइनस NBA, मतलब दोनों फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स, दोनों का नेचर ऑफ द सेम हो गया, और दोनों अलग अलग पार्टिकल्स भी हो गए, अलग अलग बॉडी भी हो गई। नाउ इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। समझ में आ रहा है? सो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसके बाद एक और लेक्चर चाहिए होगा, बिकॉज आज टाइम थोड़ा कम बचा है अपने पास। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिस्कशन थोड़ा बाकी है हमारा आज के लेक्चर में। इसके बाद जो होगा वो पुली ब्लॉक सिस्टम डिस्कस करेंगे। पुली ब्लॉक में अब तक हमने क्या किया था, तो कि भाई कंस्ट्रेंट मोशन देखा हुआ है, लेकिन पुली ब्लॉक में टेंशन कैसे फाइंड करते हैं और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं वो बाकी था। तो शायद उतना हो पाएगा, और थोड़ी 15 मिनट एक्स्ट्रा खींच के वो जो भी सारे अच्छे सम है एडवांस वाले वो कर लेंगे। कोई नया सम नहीं है, जो हमने पहले कराया हुआ है वही सारे सम है, पर इस बार अपने को एक्सेलरेशन और टेंशन की बात करनी है। उस वक्त टेंशन की बात नहीं करते थे। तो फटाफट से इसको नोट डाउन करो। सब बातें कर ले, मतलब लिख लिया है। चलो हो गया। बस वही तनीष अब समझ में आ रहा है? निशा समझ में आ रहा है? अब देखो हेडिंग डालो, पुली ब्लॉक सिस्टम, अगेन पुली ब्लॉक सिस्टम। ये बहुत बार आएगा, बट नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन, बिकॉज अब हमने कॉन्टैक्ट फोर्स का भी डिस्कशन कर लिया और न्यूटन सेकंड लॉ भी हमको आता है, तो एक्सेलरेशन भी आएगा और टेंशन फोर्स भी आएगा। अब नाउ the example is given as a 1 kg block is connected to a pulley। अब पुली कैसी है और स्ट्रिंग कैसी है? पुली इज मासलेस और फ्रिक्शनलेस। जब तक फ्रिक्शन पढ़ेंगे नहीं तब तक फ्रिक्शन की खोज नहीं हुई ऐसा मानेंगे। और स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग भी मासलेस और कैसी है? इनएक्सटेंसिबल। इसका मतलब क्या हुआ? जिसको खींच के लंबा किया नहीं जा सकता है। तो पुली ब्लॉक सिस्टम फॉर टेंशन एंड एक्सीलरेशन
उसके नीचे ये उसका हाइपोथेसिस लिख दो कि वी हैव अज्यूम्ड द पुली एज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस एंड स्ट्रिंग एज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल. नाउ कंसिडर दिस एग्जांपल. सेम एग्जांपल जो हमने किए थे कंस्ट्रेंट मोशन में वही करने हैं और कुछ नया नहीं आएगा. हमने डिस्कस किया था टेंशन फोर्स कैसे लगता है. कोई नहीं. टेंशन फोर्स कैसे लगता है? इन द स्ट्रिंग टेंशन फोर्स अप्लाइज लाइक इट ट्राइज टू कंप्रेस द लेंथ. तो यहां पर भी ऐसे लगेगा और थ्रू आउट द लेंथ स्ट्रिंग कौन सी है? एक ही है. तो इधर भी टेंशन टी, इधर भी टेंशन टी. और देखने के बाद अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रेंट मोशन हमको पता है कि एक्सेलरेशन किस तरफ होगा. द ब्लॉक इज कंस्ट्रेंट टू मूव इन विच वे. क्या लग रहा है? मतलब ये 2 kg है तो बाय डिफॉल्ट एक्सेलरेशन ऐसा ही लगेगा. और इस पॉइंट से इसके अंदर एक्सेलरेशन ट्रांसफर हुआ होते 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 यहाँ तक पहुँचा और वही एक्सेलरेशन कहाँ गया? इसके अंदर. तो इसके पास भी क्या ऑप्शन बचा? एक्सेलरेशन का एक ही. सो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और टेंशन का डायरेक्शन हमको पहले से पता होगा. एक्सेलरेशन का हमें पता नहीं था. कैसे पता किया? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन कि एक्सेलरेशन किस तरफ जाएगा वो हमको ऐसे दिख रहा है कि ऐसा होगा बिकॉज ये मास ज़्यादा है. सिंपल है. तो ये कॉमन सेंस से इतना हमको समझ में आया. अब पूछा क्या है? फाइंड द एक्सेलरेशन. इतना सन्नाटा हो गया. कोई आइडिया हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? हम्म 20. इधर डाउनवर्ड साइड कौन सा फोर्स लगेगा? 20 न्यूटन m इंटू जी. अब यही mg किसके इक्वल टू होगा? इक्वल टू होगा तो ये इक्विलिब्रियम में होगा. पर ये चल रहा है. दिस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ढूंढना है अपने को एक्सेलरेशन. तो किस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये चल रहा है? तो कि 20 माइनस टी बोल सकते हैं. समझ में आ रहा है? तो फोर्स विल बिकम 20 माइनस टी. मास कितना है उसका? 2 kg. तो ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन. इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो कंसीडर ये 2 मास है. दोनों पे F इज इक्वल टू एम ए लगाओ. 2 इक्वेशन मिलेंगे. 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व करो आंसर आएगा. मतलब यही मेथड है जो कैसा भी सम आएगा ऐसा ही करना है. मतलब कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स. उसकी थियरी याद करें तो कॉन्करेंट फोर्सेस कौन होते हैं? क्योंकि ये 20 kg ये 20 न्यूटन इज देयर और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है तो 20 ज़्यादा ही होगा. एक्सेलरेशन नीचे है मतलब 20 ज़्यादा ही होगा. समझ में आ रहा है? दैट्स वाई वी हैव रिटर्न 20 माइनस टी. मतलब इसके और इसमें से जो सब्ट्रैक्ट होगा और जो बचेगा उस कोशंट के फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है. तो वो मैंने लिख दिया कि F इज इक्वल टू एम ए. तो इक्वेशन 1 बन गया. अब सेम इक्वेशन इसके लिए बन सकता है. दिस पार्टिकल इज ऑल्सो मूविंग विथ एम ए. तो फोर्स इसके ऊपर कौन सा लगा? ओनली वन फोर्स इज देयर. अगर इसी का खाली एफ बी डी बनाए सिर्फ इतने को जूम करके देखे तो एक ही टेंशन फोर्स लग रहा है जो इसको खींच रहा है. तो टेंशन फोर्स है जो उसको खींच रहा है. मास मतलब 1 इंटू एक्सेलरेशन ए. क्या ऐसा होगा? क्या लग रहा है? अब आंसर आएगा. सेकंड इक्वेशन में कोई डाउट किसी को? देयर आर 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन्स. तो सॉल्व हो जाएगा. अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? देखो अब टी की जगह ए रख सकते हो. तो 20 माइनस ए इक्वल टू 2a. देन इट विल बिकम 20 इक्वल टू 3a. तो आंसर क्या आएगा? एक्सीलरेशन इक्वल टू 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इसको डायरेक्टली करने का भी एक मेथड है पर वो मेथड हर बार सही नहीं है. वो डिपेंडिंग ऑन योर कॉमन सेंस आपको यूज़ करना है. सपोज
इसको बहुत दूर से देखा जाए तो मास कितना होगा? इस पूरे सिस्टम को दूर से देखा जाए, हमने क्या किया था जब कांटेक्ट फोर्स की बात कर रहे थे, ऐसे 3 ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड कंडीशन में होते थे, तो हम क्या मानते थे, अगर ये 1 2 3 आर कनेक्टेड तो 3 + 3 ये टोटल मास बन जाएगा 6 kg, और इसके लिए F = m में फाइंड करेंगे। अगर फोर्स दिया हुआ है डाउनवर्ड साइड सपोज 5 न्यूटन्स, तो डायरेक्टली इसको इधर 5 रख सकते हैं, इधर 6 रख सकते हैं, सीधा एक्सीलरेशन मिल जाएगा 5/6। और इसी को अगर मैं स्ट्रिंग से बांध देता तो भी वही केस होता, वही आंसर आता। समझ में आ रहा है? सो अगर ऐसा मान ले कि अगर ये दोनों कनेक्टेड है, अगर बहुत दूर से देखेंगे तो 2 और 1 एक दूसरे में घुसे हुए दिखेंगे, तो इसको मान लो कि ये 20 न्यूटन के इन्फ्लुएंस में ये 3 नीचे आ रहा है। समझ में आ रहा है? 3 kg मूव कर रहा है, तो हमको ऐसा ही दिखेगा बहुत दूर से देखेंगे तो उसका एग्जाम्पल अगर सॉल्व करें तो डायरेक्टली पूरा सिस्टम मान लेंगे, पूरे सिस्टम का वजन है 3 kg, पूरे सिस्टम पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन आ गया डायरेक्ट 20/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? पर ये हर बार नहीं लगेगा, डिपेंडिंग ऑन योर कॉमन सेंस अपने को समझना पड़ेगा कि अगर इसमें 2-3 पुली ऐड हो गई, अगर एक और स्ट्रिंग टी ऐड हो गई तो टेंशन अगर बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी एक ही स्ट्रिंग है, दैट्स वाई सब कुछ सिस्टमेटिक वे में चल रहा है, तो डायरेक्टली आंसर आ सकता था। 2 इक्वेशन नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। तो फटाफट से इसको नोट करो। अगर 2 पुली दी हुई है तो क्वेश्चन में, तो उसका टेंशन सब में यही लगेगा, टीटी लगेगा। બધી જાતના સમ આવી જશે। 4 પુલી હશે તો બી ટેન્શન એક જ હશે, અને 2 પુલી હશે તો બી ટેન્શન અલગ અલગ હશે। બધી વેરાયટી છે આપણી પાસે। लेक्चर के अलावा सब जगह ध्यान है तेरा। थोड़ा एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट कर तो तेरे को भी समझ में आएगा। चलो लिख लिया। Now in the example number 2, एक सिंपल एटूट मशीन का एग्जांपल लेते हैं। अब इसको देख के क्या लग रहा है कि अकॉर्डिंग टू पुली स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? इसका आंसर क्या आ रहा है? 40/6 बराबर। सेम आंसर आएगा जो अभी इसके पहले आया था वही बराबर। एक्सेलरेशन नीचे, एक्सेलरेशन ऊपर। अब इधर ध्यान दिया सबने? इधर देखो तो इसको नीचे कौन बुला रहा है? 100 से 100 न्यूटन। जिसको आता है वो अपने आप ट्राई करता रहे। इसका कितना होगा? 20 न्यूटन। डायरेक्टली सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप लोग क्या करना है, वो मेथड बना के सॉल्व, जो अपने इक्वेशन वाली मेथड से सॉल्व करना है। अगर ये 100 न्यूटन से नीचे आ रहा है और ये भी 20 से उसको रोक रहा है, तो 100 - 20 80 विल बी द रिजल्टेंट फोर्स जो उसको नीचे ला रहा है। समझ में आ रहा है? 80 = क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। बहुत दूर से देखेंगे 10 + 2 विल बी 12,
और एक्सेलरेशन विल बी एक्सेलरेशन, तो a इज इक्वल टू 80/12, तो उसने जो बोला 40/6 या 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लास्ट जो शॉर्ट मेथड थी उससे जल्दी आंसर आता है, पर आपको कॉमन सेंस से डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा। और जो पहली मेथड थी उससे लगाना है, तो वी विल डिराइव 2 इक्वेशंस एंड वी विल सॉल्व दैट 2 इक्वेशंस। तो 100 - t उसको नीचे ला रहा है, समझ में आ रहा है? तो 100 - t उसको नीचे ला रहा है, तो फोर्स इज इक्वल टू 100 - t इज योर फोर्स, मास इज 10 kg, एक्सेलरेशन इज a। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। सेम टू सेम इसके लिए बनेगा कि 20 - t इक्वल टू 2a। नहीं, अब देखो इधर जो गलती मैंने करी वैसी मत करना, ध्यान दो इधर। अब ये एक्सेलरेशन नीचे है, सो इट मस्ट बी 100 इज मस्ट बी ग्रेटर देन दिस t, तो ही नीचे आएगा। अब यहाँ से अगर ये नीचे आ रहा है तो एडवर्ड मशीन सबको पता है कि अगर ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन इसको लगा। बाई कंस्टेंट मोशन वी ऑल्सो नो दैट कि एक्सेलरेशन इस पार्टिकल पे लगा, वही स्ट्रिंग में ट्रांसफर होते 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 यहाँ तक पहुँचा और एक्सेलरेशन ऐसे लगेगा, इतना हमको पता है। अब ये जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ है, मतलब ये t मस्ट बी ग्रेटर देन 20, तो ही वो ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है? वो t 20 से ज़्यादा होना चाहिए तो ही ऊपर जाएगा। तो क्या लिखेंगे? t - 20। अब तो सिंपल, t ने t को मार दिया, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 12a, वही स्टेप आ गया जो हमारा डायरेक्ट आ गया था। तो पहले दो जो सम है उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अब जो थर्ड सम आएगा उसमें थोड़ा अपन नीट और जी मेंस तक जाएंगे। उसके बाद जो 2 सम आएंगे वो आप जी मेंस और एडवांस लेवल तक मान सकते हो। सो दैट्स हाउ एवरी लेक्चर इज डिजाइन। तो अगर पहले 30 मिनट में आपने ध्यान नहीं दिया तो लास्ट के 30 मिनट ऐसे सर पे हाथ रख के बैठना पड़ेगा। क्यों निशा, जीवन व्यर्थ लग रहा है? चलो बस ओए। कहो सम आया रुद्र, तो इन नंबर आयो ना। देखो कांस्टेंट मोशन के जितने भी आपने एग्जांपल देखे होंगे वही सेम टू सेम ले रहा हूं, समझ में आ रहा है? मतलब एवरी सम जो हमने किया हुआ है इट कैन बिकम अ पॉलीब्लॉक सम फॉर टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑल्सो। अब क्या करो, इन दोनों को 2 kg मानो। अब फाइंड करो व्हाट इज द एक्सेलरेशन। अब आप सबको आता ही है, ये आंसर आप ही लाओगे। ए तन्वी, ओ मां आटલું બધું ખરાબ બનાવું છું હે? એ તન્વી
એટલું બધું ખરાબ કંઈ જ સમજ ના પડી માથું દુખાવડ્યું. तेरा नाम हो तुला तनिष्क बाजू में, तेरा नाम क्या था? रज. समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा. देखो पहला स्टेप क्या है मुकेश, समझ में आया तुझे कि भाई एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? व्हाट इज द फर्स्ट थॉट कि एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा? बिकॉज दिस इंक्लिनेशन एंगल इज ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसे होने के अलावा. तो ये एक्सेलरेशन हो गया. तो अगर ये नीचे आएगा तो बाय कंस्टेंट मोशन अगर ये पॉइंट का एक्सेलरेशन है तो इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, सबका ये होता जाएगा और इसके अंदर भी आकर वो ए ही बन जाएगा और डायरेक्शन ऐसी होगी. इतना हमको पता है. और ये कॉमन सेंस से इतना काम हो गया. पर अब क्या करना है भाई? विच कंपोनेंट ऑफ फोर्स, अपने को पता है अगर किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे कोई मास m पड़ा हुआ है तो mg ऐसे होता है. अगर ये एंगल थीटा है तो ये mg कॉस बनता है और ये बनता है mg साइन. इतना हमको पता है. तो इसको ले जाएगा mg साइन 37, इसको ले जाएगा mg साइन 53. तो अगर इसको साइन 53 करके ढूंढोगे तो मेरा हिसाब से इसका 16 आएगा और इसका 12 आएगा. क्या आता है ऐसा? What can be the two equations? mg sin 53 क्या आता है? 53 16 आना चाहिए. हाँ, और 37 12 आना चाहिए. अब इन दैट कंडीशन 16 क्या करेगा? 16 माइनस टी, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड ब्लॉक के लिए टी ज्यादा है 12 से, मास इंटू एक्सेलरेशन. टी ने टी को मार दिया, 4 बचा इधर. कहीं भूल तो नहीं? बराबर છે. इधर गलती है. ये 2 + 2 4 होगा. 4 4 कैंसिल होगा. एक्सेलरेशन इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सामी तेरे को पॉइंट मेथड करना था, इसके बाद वाले सब में आएगा. ना आई जा, नहीं आई जा. हाँ उससे चल. बस
शांति राख लो ओए। बस चल इधर ध्यान दे, क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन क्या है कि देयर आर टू पुली आर देयर। अब दो पुली है, दोनों के अंदर अलग अलग स्ट्रिंग है और मास अलग अलग है, तो स्ट्रिंग दोनों में अलग हो जाएगी। मतलब टेंशन फेल्ट बाय द वन स्ट्रिंग एंड अदर स्ट्रिंग विल बी डिफरेंट। तो इसको एक स्ट्रिंग को दे दो इधर ऐसे, इसको भी एक और स्ट्रिंग हमने दे दी। तो इसका अगर T1 है तो इसका T2 होगा। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में खास बात क्या है तो वो समझते हैं। समझो हमारी जो पुली है वो कैसी है, मासलेस है। तो अगर F इज इक्वल टू ma में देयर इज नो मास तो टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, F नेट ऑन पर्टिकुलर सिस्टम इज 0। मतलब कंडीशन क्या हुई, इक्विलिब्रियम की। तो पहला इक्वेशन तो यहाँ से दिख रहा है कि ये दोनों T2 नीचे की तरफ खींच रहे हैं, एक T1 ऊपर खींच रहा है। तो क्या बन जाएगा, 2T2 इक्वल टू माइनस T1 या फिर T1 इक्वल टू माइनस T1 T2, जो भी आपको पसंद है। दैट विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन बाय डिफॉल्ट। जैसा ना, बट वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है लाइक दिस। तब कंडीशन इसमें क्या होगी, इसमें अपने को एक्सेलरेशन अज्यूम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन जो समझनी थी कि अगर पुली आपकी मासलेस है तो फोर्स ऑन द पुली विल बी 0। तो ये T1 और ये दोनों T2 एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गया। दूसरे दो इक्वेशन कैसे बनेंगे, देयर मस्ट बी 3 एक्सेलरेशन, एक इसका होगा, एक इसका होगा और एक इस ग्राउंड पार्टिकल के साथ भी होगा। समझ में आ रहा है? देख, अभी तक हमने जो सम किए वो सब एकदम सिंपल थे। उसमें क्या करना था, स्ट्रिंग एक ही थी, मास भी एक दो थे, कुछ प्रॉब्लम आया नहीं। करना क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन, उस सब में हमको आसानी से पता चल जाता था कि एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा। बट इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम एक्सेलरेशन कहाँ होगा वो थोड़ा अज्यूम करना मुश्किल लग रहा है। तो अपने को सोचना पड़ेगा कि अगर ये नीचे आ सकता है, ये ऊपर जा सकता है। बट अकॉर्डिंग टू आवर पर्टिकुलर अजम्पशन आंसर अपने आप चेंज हो जाएगा। अगर किसी ने नीचे एक्सेलरेशन लिया तो सम उस तरीके से डिज़ाइन हो जाएगा, किसी ने ऊपर एक्सेलरेशन लिया तो उस तरीके से सब डिज़ाइन हो जाएगा। अब मैंने लास्ट टाइम एक और मेथड कराई थी कि अगर कोई पुली खुद चल रही है, अगर ये पुली के ऊपर फोर्स लगा तो ये पुली खुद चलेगी। नॉर्मल एटवुड मशीन इज़ वेरी इजी, सीधा पता चल जाता है कि एक ब्लॉक नीचे एक ब्लॉक ऊपर। पर ये पुली नॉर्मल एटवुड मशीन, इसके साथ कनेक्टेड पुली वो मोशन में है। समझ में आ रहा है? बिकॉज अगर इसका नीचे एक्सेलरेशन मालूम तो इसका ऊपर होगा, तो ये पुली चलेगी। अब चलने वाली पुली के लिए हमने क्या डिस्कस किया था कि वेलोसिटी ऑफ चलने वाली पुली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस बी बाई 2। सिमिलरली वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑल्सो कि ए पी इज इक्वल टू ए ए प्लस ए बी डिवाइड बाई 2। सो दैट्स हाउ एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली मिल जाएगा। पर उसके लिए दो एक्सेलरेशन, इसका और इसका, वो हमें अज्यूम करना है। अगर इसका A1 अपन नीचे की तरफ मान ले तो अगर ये नीचे आएगा तो कंसीडर एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग, तो इसको भी वो ऊपर ही बुलाएगा A1 से। अब देर आर हाउ मैनी वेरिएबल्स इन द इक्वेशन, तो A1 है, T1 है, T2 है, तो 3 वेरिएबल्स है, तो वी नीड 3 इक्वेशंस।
तो एक इक्वेशन कौन सा बन गया, पहले से बन गया एफ नेट इक्वल टू 0 लगा के ही यहाँ से वो इक्वेशन बना। दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा कि 20 के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, 200 न्यूटन mg। अगर ये mg है और ये नीचे ही आ रहा है तो एक और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स कौन सा है 200 अगर ज्यादा है एक्सेलरेशन नीचे है तो 200 माइनस T1, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सेकंड इक्वेशन भी बन गया। पर अब किसी को थर्ड इक्वेशन का कोई आइडिया आ रहा है, हाउ टू फाइंड थर्ड इक्वेशन? अब यहां हम रुक गए, नॉर्मल टेंशन पुली वाले सम हमने किए हुए थे, एनसीईआरटी में भी किए हुए थे, पर अगर हम कंस्टेंट मोशन नहीं पढ़ते तो ये थर्ड इक्वेशन जो आने वाला है वो नहीं आता। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए पॉइंट मेथड से भी थर्ड इक्वेशन आता है, बिकॉज वो कौन सी मेथड है, कंस्टेंट की। अगर पॉइंट मेथड किसी को याद नहीं है और अप्लाई करनी नहीं आती है तो इसको एज इट इज अप्लाई कर सकते हो। इसको अप्लाई करो, क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज A1, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, ब्लॉक ए ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है तो उसका क्या होता है 0। फिर ब्लॉक बी का क्या होगा, एक्सेलरेशन नहीं पता है, डिवाइड बाई 2। तो यहां से एक फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा? एक बार पॉइंट मेथड अप्लाई करके देखो, नहीं आता है देन यू गो फॉर दिस फॉर्मूला। कॉन्करेंट फोर्सेस की थियरी में वो फर्स्ट इक्वेशन में शायद माइनस नहीं आएगा। व्हेन वी कंसीडर एन एम जी लाइक दिस, हम क्या लिखते हैं, एन इज इक्वल टू एम जी लिखते हैं। समझ में आ रहा है? दैट्स हाउ 2T2 इज इक्वल टू T1 ऐसे बनेगा। और दूसरा इक्वेशन ये बन गया, देखो 20 plus T2 इसके पास भी कोई एक्सेलरेशन है A2, T2 माइनस, अब देखो इधर ध्यान दो फिर से, ये पुली इसके साथ कनेक्टेड तो इसका कोई एक्सेलरेशन A1 नीचे की तरफ होगा, ये A1 यहां तक पहुंचा, बट ये स्ट्रिंग दूसरी है, ब्लॉक दूसरा है, तो एक्सेलरेशन A2 दूसरा होगा। समझ में आ रहा है? तो अब देयर आर 4 वेरिएबल्स, तो 4 इक्वेशन आएंगे। समझ में आ रहा है? A1, A2, T1, T2। तो पहला इक्वेशन T1, T2 को मिला के बना, दूसरा इक्वेशन इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट टू F इजिकल टू M है, तीसरा इक्वेशन इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट टू F इजिकल टू M है, जो अभी वो बोल रहा है। तो इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट टू F इजिकल टू M में लगाओ तो नीचे की तरफ कौन सा लगेगा 20, पर ये जा किस तरफ रहा है, हमने माना नीचे आ रहा है, मैं मान रहा हूँ कि 2 के नीचे आ रहा है, तो समझो तो जाएगा ऊपर, पर हम कुछ भी मान सकते हैं। मैंने इसको A1 नीचे माना इसलिए A2 को भी नीचे माना। जाएगा ऐसे ही, पर वो ऑटोमेटिकली इक्वेशन चेंज कर देगा अपने आप। अभी हमको कुछ नहीं दिया है तो तू इसको नीचे कंसीडर कर तो ये माइनस में आ जाएगा, तू इसको ऊपर कंसीडर कर तो वो अपने आप प्लस में आ जाएगा, डिपेंडिंग। ये नीचे लिया इसलिए इसको नीचे लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अगर ये नीचे है तो क्या आएगा आंसर, T2 मस्ट बी ग्रेटर देन क्या बोल सकते हैं 20। तो ये इक्वेशन क्या बना, T2 माइनस 20 इक्वल टू 2 इंटू A2। 3 इक्वेशंस आर देयर। अब चौथा इक्वेशन कहां से आएगा, ये कांस्टेंट मोशन में हमने लगा दिया था A2, तो क्या बना 2A1 इक्वल टू A2। आ गए 4 इक्वेशन। अब 4 इक्वेशन 4 अननोन, तो सॉल्व करोगे
क्या हुआ, चौथू समझाए दो पांचवी जो। अब एक्सेलरेशन a1 डाउनवर्ड्स, तो अगर ये a2 ऊपर ही जाने वाला है बरोबर, जैसा उसने बोला, भले ही मैंने नीचे माना पर t2 ग्रेटर देन 20 है तो वो ऊपर ही जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो माइनस में ही आएगा। तो a2 ऊपर मान लिया तो क्या फर्क पड़ेगा इधर, तो a2 अगर माइनस में है तो ये पुली का एक्सेलरेशन मतलब यहाँ से a1 पहुंचा पुली तक, तो पुली का a1 होगा इक्वल टू पुली के साथ कनेक्टेड दो पॉइंट का एक्सेलरेशन। तो पहले पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 होता है, दूसरे पॉइंट का a2, इसका a2 है, समझ में आ रहा है, तो a2 डिवाइड बाई 2, बट a2 अपने माइनस लेना पड़ेगा बिकॉज वो a1 से उल्टी डायरेक्शन में। तो फॉर्मूला बन जाएगा a2 इक्वल टू -2a1। अब 4 इक्वेशंस एंड 4 अननोन्स आर देयर, फटाफट सॉल्व करो। उसमें गलत हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उसकी भी करनी पड़ेगी, तो उसको नीचे माना है तो उसको नीचे ही मानो और ऐसे ही सॉल्व करो। पॉइंट मेथड बतानी भूल गया, देख सामी, पॉइंट मेथड किसके ऊपर लगेगी, कंसीडर देयर 4 पॉइंट्स बरोबर। अब समझ कि अगर एक्सेलरेशन a2 नीचे है तो ये पॉइंट इसके साथ क्या करेगा, ये लेंथ इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, तो इसके साथ जो a1 है इस पॉइंट के साथ तो 0 हो जाएगा बिकॉज वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। अब इसके साथ जो a1 है वो इसको ऊपर खींचेगा तो ये इसकी लेंथ बढ़ाएगा तो a1 प्लस होगा। अगेन a1 इसके साथ भी है तो वो भी उसको लेंथ बढ़ाने ही वाला है तो वो भी a1 प्लस होगा। फिर a2 हमने नीचे माना, दैट्स वाई ये भी नीचे ही जाएगा तो a2 भी प्लस, तो 2a1 प्लस a2 इक्वल टू 0, 2a1 प्लस a2 इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारा जो आया वही इक्वेशन भी आ जाएगा, a2 इक्वल टू -2a, बराबर है। मतलब ये याद रखना है कि अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे मान लिया है तो इसका भी नीचे ही मानो, नहीं तो फिर इसका मैं ऊपर करूंगा तो इसका भी ऊपर करना पड़ेगा, नहीं तो सब प्लस माइनस में गलती होनी चालू हो जाएगी। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से पूरा समझा देता हूँ, इधर ध्यान दो। ये पूरा सेगमेंट ऐसा है, इसमें क्या था, एक पुली के साथ एक 20 kg का ब्लॉक लगा हुआ है, दूसरी बाजू एक और पुली है और उसके साथ दूसरी स्ट्रिंग है और दूसरा ब्लॉक है। तो पहली स्ट्रिंग मतलब T1 टेंशन, दूसरी स्ट्रिंग मतलब T2 टेंशन। यहाँ तक हमने सोचना था। और क्या सोचना था कि इफ पुली इज मासलेस देन F इजिकल टू M में M इजिकल टू 0 हो जाएगा तो F नेट 0। तो इस पुली पे लगने वाले सारे फोर्स 0, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों इकट्ठा होकर के T1 बन जाएगा। 2T2 इक्वल टू T1 फर्स्ट इक्वेशन, इसको साइड में रखो। अब क्या कर सकते हैं, जो अलग अलग मास दिख रहे हैं, ये दिख रहा है तो मैंने माना कि ये नीचे आएगा, ये 20 kg है तो ये नीचे आएगा, तो ये एक्सेलरेशन यहाँ पहुँच के यहाँ आ गया इस पुली के पास। अब इस पुली के पास जो है वो दो स्ट्रिंग ऐसे लगी हुई है, एक 2 kg के पास एक ग्राउंड के साथ, तो इसके पास भी कोई एक्सेलरेशन अलग होगा। A1 तो ट्रांसफर हुआ पुली में
पर वो इसमें ट्रांसफ़र नहीं हो सकता बिकॉज ये स्ट्रिंग अलग है। समझ में आ रहा है? तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो a2 होगा, वो नीचे की तरफ मान लिया। अब क्या करेंगे, तो क्या हमको पता है F = ma लगाओ, किसके लिए, पर्टिकुलर मास के लिए। तो 20 kg के लिए F = ma लगाया, तो 20 का 200 नीचे होगा, 200 में से T1 जाएगा तो बचेगा ma, वो एक दूसरा इक्वेशन। फिर इसका होगा 20 नीचे की तरफ, 20 में से T2 जाएगा तो बचेगा F = ma2। तो 3 इक्वेशन खत्म। अब चौथा इक्वेशन में हमने जो बताया था कंस्टेंट मोशन में, पुली ब्लॉक सिस्टम में जो कंस्टेंट मोशन सीखा था उसका ये फॉर्मूला था। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आंसर आया, पर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है, पॉइंट मेथड याद है। तो पॉइंट मेथड में क्या करना है, मार्क एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग एंड पुली विच इज कनेक्टेड समवेयर। तो ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड, ये कनेक्टेड, ये भी कनेक्टेड। तो ये ग्राउंड है तो 0, ये उसकी लेंथ बढ़ाएगा तो +a1, ये भी बढ़ाएगा +a1, ये भी नीचे बढ़ाएगा तो +a2 = 0। तो 2a1 + a2 = 0, 2a1 उस तरफ जाएगा तो a2 = -2a1। अब 4 इक्वेशन 4 अननोन सॉल्व हो जाएगा, सिंपल है। खबर बढ़िया थी, पक्कू, गारंटी। आंसर घर दिन सॉल्व करो, अब इक्वेशन खबर है, બધું खबर कर दो। ચાલે 10 मिनट जो तूने टाइम वेस्ट कराई उसका क्या? પાછળથી આગળ આવવામાં જે 10 મિનિટ તે વેસ્ટ કરી। बस चल 2 सम बाकी है, खत्म करते हैं, फिर लेक्चर खत्म करते हैं। बस ये बातें बंद होए। टू पुली एंड 2 मास। अब कंसिडर अ सिस्टम लाइक दिस। આના પછી એક બહુ ઈઝી છે એટલે अब इधर एक बार देख लो, इन दोनों का एक्सीलरेशन मानता हूं मैं a1 नीचे की तरफ, इसका मानता हूं a2 नीचे की तरफ, पर इसका जो एक्सीलरेशन होगा a3 वो भी नीचे ही लाएगा इसको। तीनों एक्सीलरेशन नीचे मान लिए ताकि इस पॉजिटिव नेगेटिव में गलतियां ना हो। अब कितने इक्वेशन बनेंगे सबसे पहले वो देखो, a1 a2 a3 and t1 and t2। there are 5 unknowns, so there must be 5 equations। कहो कंबाइन कर लेते हैं, इसको पूरा कंबाइन कर सकते हैं। अभी हमारा पर्सपेक्टिव क्या है कि ये 6 kg है और इसका मास हमको नहीं पता है। इधर ध्यान दो निशा, ये 6 kg है, ये मासलेस है, और ये 10 kg है, तो बाय डिफॉल्ट यही नीचे आने वाला है। पर इन दोनों को भी उसी की डायरेक्शन में मान लिया ताकि क्या होगा,
इक्वेशन जो बनेंगे उसमें साइंस हमारी फेवर में आएंगे। तो अब सबसे पहला इक्वेशन, 3 इक्वेशन तो एकदम इजीली मिल सकते हैं, चौथा भी एकदम इजीली मिल सकता है। 4 इक्वेशन तो दिख रहे हैं, कैसे? F बराबर m है, F बराबर m है, F बराबर m है, और ये मासलेस पुली के लिए T1 इज इक्वल टू 2T2। समझ में आ रहा है? 4 इक्वेशन डायरेक्ट दिख रहे हैं। तो इसके लिए अगर F बराबर m लगाओगे तो क्या बनेगा? 40 माइनस T2 इक्वल टू 4 इंटू ए, पर कौन सा? 2। फिर इसके लिए लगाओ तो 20 माइनस T2 इक्वल टू 2 इंटू A1, फिर T1 इक्वल टू 2T2, और इसके लिए भी लगाओ तो 10 इंटू 10, 100 नीचे की तरफ होगा, तो 100 माइनस T1 इक्वल टू MA3। तो 4 इक्वेशन तो फटाफट मिल गए। पर अगर फिर से अभी कांस्टेंट मोशन अगर नहीं आता है तो वी कैन नॉट फाइंड द 5th इक्वेशन, और ये सम सॉल्व नहीं हो सकता है। इसलिए कांस्टेंट मोशन के ज़्यादा सम सॉल्व किए थे, उसके ऊपर फोकस भी ज़्यादा किया था कि आप लोग समझे। तो 4 इक्वेशन तो दिख गए, 5वां इक्वेशन कैसे लाएंगे? A1 plus A2 by 2 पुली का अब ये A3 नीचे आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट A3 यहां पहुंच जाएगा ऐसे। तो दिस पुली AP इज इक्वल टू AA प्लस AB बाई 2। तो इस पुली का अगर A3 है तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली 1 मतलब ये A1 और ये A2 डिवाइड बाई 2, तो A1 प्लस A2 इक्वल टू 2A3 विल बी द 5th इक्वेशन। अब 5 इक्वेशन, 5 अननोन सोल्व हो जाएंगे। अब डायरेक्शन अलग अलग है। ये देखो, ये A3 ऊपर है और A1 A2 नीचे है, तो A3 का तो वैल्यू माइनस में आना चाहिए, तो ये टर्म माइनस में आएगी। समझ में आ रहा है? फॉर दिस रेफरेंस फ्रेम A3 ऊपर है, A1 A2 नीचे है, तो A3 माइनस में होगा, तो A3 का वैल्यू माइनस में होगा। समझ में आ रहा है? फॉर दिस पर्टिकुलर रेफरेंस फ्रेम वेलोसिटी ऑफ द पुली, एक्सेलरेशन ऑफ द पुली इज अपवर्ड्स एंड 2 ब्लॉक्स आर डाउनवर्ड्स, तो A3 माइनस में होगा, A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 2। तो 5 इक्वेशन, 5 अननोन सोल्व हो जाएगा। लिख लिया है? बस अब एक बाकी है। T2 આ બંનેના સેટિંગમાંથી આવી જશે ને T2 T2 माइनस 20 कैसे? देखो, जब T2 की बात कर रहे हैं तो इतना ही देखना है, रेफरेंस फ्रेम इज दिस ओनली, कि 2 T2 नीचे है और उसका एक T1 ऊपर। रेफरेंस फ्रेम बनाई हमने किसके लिए? इस पर्टिकुलर पुली के लिए। हम अब जो हम बोलते हैं कि अगर रेफरेंस फ्रेम इजी करनी है तो क्या करना होता है? इसी के ऊपर एंडमेंट बन के बैठना होता है। तो बैठ गए, तो क्या दिखा मुझे कि 2 टेंशन आर डाउनवर्ड्स एंड 1 टेंशन इज अपवर्ड्स, तो T1 इक्वल टू 2T2, खत्म। समझ में आ रहा है? 20 माइनस T2 की बात, तो सर उसमें मास 20 कम है T2 से, तो T2 माइनस 20 आएगा ऐसा? नहीं नहीं, हमने माना है दोनों एक्सेलरेशन नीचे ही है, तो 20 ज्यादा हुआ इस T2 से। तीनों एक्सेलरेशन पहले नीचे मान लिए। કરી શકીએ ને? મળી જાય, એ તો મળી જાય, પણ એક जनरल मेथड છે ये आ છે। इसके बाद तुम इसको अलग से सॉल्व करो और इसी को मान के कर सकते हो जो तुमने किया वो।
तुम लोग ने वही क्या बोला एक लास्ट सम, जिसको जाना है जा सकता है। चल इसको देख, सर सर A2 ऊपर क्यों लिया कहू ऊपर एक मिनट। अब देखो, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए कि पूरे सम के अंदर स्ट्रिंग एक ही है, तो ऑल द टेंशन फोर्सेस विल बी लाइक दिस। फिर क्या करेंगे, इन दोनों पुली के ऊपर अगर रेफरेंस फ्रेम कंसीडर करें तो 2t इक्वल टू ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 2t कैसे आया, समझ में आया कि दिस t1 एंड t2 बिकम्स दिस, दैट्स हाउ ऐसा आ गया। अब एक 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, दो इक्वेशन बना के दो, एक 1 kg के लिए, एक 4 kg के लिए। अब देखो, ऐसे सम जब आएंगे तब विदाउट पॉइंट मेथड हमारा काम नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ पुली करके करेंगे तो सर दुख जाएगा। नाउ दीज आर ऑल द पॉइंट्स। अब इधर ध्यान दो, अब वेलोसिटी A2 ऊपर क्यों ली वो समझ में आ जाएगा तुझे। अब ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है तो इसका 0 हो जाएगा। फिर ये क्या कर रहा है, A2 इसकी वेलोसिटी, इसकी लेंथ इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, तो -A2। अगेन इस पॉइंट पे भी -A2। ये दोनों कनेक्टेड है 0 के साथ, ये दोनों कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ। इसमें माइनस क्यों है? किसका? अभी ये T जहाँ पर लिखा है वाला point, ये पॉइंट, इसके बाद वाला यही पॉइंट है ना, सेम। तो दोनों से तो इसको भी ये लेंथ कम ही करेगी। सेम सिमिलरली इसके लिए भी कम होगी, इसके लिए भी कम होगी। तो -A2 और वो A1 है, हमने नीचे की तरफ माना है तो लेंथ को इंक्रीज करेगा, तो +A1 इक्वल टू 0। ये मिल गया फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया कैसे आया? इसका हमने 0 माना बिकॉज वे आवाज बंद हुआ, इधर ध्यान दे। इसका इक्वेशन 0 हुआ कैसे, कनेक्टेड टू ग्राउंड। A2 लेंथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो -A2 इसका 0 0 -A2 0 0। अब ये इसको क्या करेगा, A1 इंक्रीज करेगा, तो +A1 इक्वल टू 0। अब ये एक इक्वेशन मिल गया आसानी से। अब क्या चाहिए कि दो इक्वेशन और बनने चाहिए बिकॉज देयर आर 3 वेरिएबल्स A1 A2 एंड T। तो एक इक्वेशन बना कंस्ट्रेंट की वजह से। अगर कंस्ट्रेंट नहीं पता होता तो ये इक्वेशन नहीं बनता था।
अब इस 4 kg पे मानो क्या लगेगा mg, नीचे की तरफ कितना लगेगा 4 इंटू 10 40, बरोबर। अब 40 के ऊपर 4 kg के ऊपर 4 kg को साइड में समझो ऐसे, तो ऐसे 2t ऊपर लग रहे हैं, तो 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4t, और 1 kg के साथ क्या होगा 10 इक्वल टू 1 इंटू A1। नहीं, मैं कहीं भूल करना की इधर ध्यान दो। 40 हमने माना है कि वो किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो माना है एक्सेलरेशन इज अपवर्ड्स। सो अब क्या होगा कि 2t एंड 2t वो उसको ऊपर बुला रहे हैं, तो ये दो जरूरी है उसको ऊपर ले जाने के लिए, तो नीचे ले जा रहा था 40, तो 2t 4t माइनस 40, दिस इज द फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसके लिए फिर से करना पड़ेगा कि ये नीचे आ रहा है, तो 10 माइनस t फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इससे हार्ड इसमें कुछ नहीं आएगा इन द टेंशन एंड एक्सेलरेशन। ये फर्स्ट क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया फ्रॉम द नॉर्मल नीट और बोर्ड लेवल, फिर सेकंड थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन से हमारा मेंस तक पहुंच गए मेन, और फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन वाज एडवांस और मेंस लेवल, जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस के लिए। सर ये क्वेश्चन आवे ऐसे थोड़ी आ सकते हैं। वो આપણામાં નહીં આવે, નીટમાં નહીં આવે। समझाओ फरी समझाओ। सब देखो, इधर ध्यान दो, इधर देख ले। और देयर वर 3 अननोन्स। कितने अननोन्स थे इसमें? एक टी, एक A1, एक A2, तो 3 इक्वेशन बनेंगे, 3 अननोन होंगे। और हमने सारे इक्वेशन सॉल्व तो नहीं किए हैं पर मेथड समझा दी, तो कॉन्सेप्ट इतना ही है। एक और लेक्चर एक्स्ट्रा ना हो इसलिए यहाँ हमने कट शॉर्ट कर दिया, इसको आगे सॉल्व नहीं किया है। पर सॉल्व करके किसी को कोई डाउट आता है तो पूछ लेना। बस अब एक लेक्चर और, उसके बाद अपन शिफ्ट कर जाएंगे फ्रिक्शन के ऊपर। बस, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।